Hello everyone, I am Mohit Ahmed Siddiqui with another recorded video lecture of Strategic Management Accounting paper for ICMAP students, and in this lecture I will be looking at transfer pricing and I will be solving MCQs, the multiple choice questions from transfer pricing. Now, first of all, you all know what is a transfer price. ट्रांसफर प्राइस क्या होती है? ट्रांसफर प्राइस एक्चुअली वो प्राइस जिस पे इंटरनल ट्रांसफर्स या एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को गुड्स या सर्विसेज सेल करती है। अच्छा, अब ट्रांसफर प्राइसिंग के कुछ रूल्स हैं। इसमें एक मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत मशहूर मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये नॉर्मली ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा या ये रूल बहुत ज़्यादा जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का गोल्डन रूल या जनरल रूल कहलाता है, ये बहुत ज़्यादा जो है एप्लीकेबल है इसके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये फार्मूला जब हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग के क्वेश्चंस नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो एक तो ये बात आपको अपने जहन में रखनी है। ओके देन लेट मी स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग. Just wait a minute. ओके देन, तो ये कुछ सवाल है मेरे सामने ट्रांसफर प्राइसिंग के। ये क्वेश्चन नंबर 183, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग आर करेक्ट? इन चार में से कौन सी वो दो स्टेटमेंट है जो ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में ठीक है? कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है? पहली बात, इंटरनल ट्रांसफर्स कैन समटाइम्स अकर इवन इफ द सप्लाइंग डिवीजन इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी सप्लाइंग एक्सटर्नल कस्टमर्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात कह रहा है कि इंटरनल ट्रांसफर उस वक्त भी हो सकते हैं जब एक डिवीजन यानी कि जब सेलिंग डिवीजन जो है वो फुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा हो, फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा हो, यानी कि उसके पास स्पेयर कैपेसिटी ना हो। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? डेफिनेटली ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड व्हेन अ बिजनेस इज स्ट्रक्चर्ड एज मोर देन वन डिवीजन। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग की जरूरत हमें वहां पे होती है जहां पे डिविजन्स के दरमियान इंटरनल ट्रांसफर्स होते हैं गुड्स और सर्विसेज के। कंपनी डिविजनलाइज्ड है, ये तो जरूरी नहीं है कि वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग की जरूरत हो। जरूरत उस वक्त होती है जब डिविजन्स के दरमियान जो है वो इंटरनल ट्रांसफर्स होते हैं गुड्स या सर्विसेज के। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू द वेरिएबल कॉस्ट प्लस एनी लॉस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेलिंग डिवीजन। हाँ, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस किसके बराबर है? इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। एक तरह से ये बोलना चाह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट प्लस एनी लॉस्ट कंट्रीब्यूशन। लॉस्ट कंट्रीब्यूशन को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये वही वाली बात कह रहा है जो अभी मैंने आपको पहले बताई। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रूल की बात कर रही है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। External sales should be preferred over internal transfers as there will be more control over quality and delivery. ये कहना चाह रहा है कि हमेशा हमें एक्सटर्नल सेल को प्रेफर करना चाहिए इंटरनल ट्रांसफर पे। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी इंटरनल ट्रांसफर भी जो है वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम एक्सटर्नल सेल ही करें। कभी इंटरनल ट्रांसफर भी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है हमारे लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 185। ये एक और सवाल है ट्रांसफर प्राइसिंग का। JB Limited is a divisionalized organization comprising a number of divisions including divisions A and B. Division A makes a single product which it sells on the external market at a price of $12. डिवीजन ए एक प्रोडक्ट बनाता है जो ये एक्सटर्नल मार्केट में बेचता है $12 का। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज $8 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की कितनी है? वो $8 पर यूनिट है। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? $3 पर यूनिट है। मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कंसिडरेबली एक्सीड्स डिवीजन एज मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 10,000 यूनिट्स पर मंथ। लास्ट लाइन का मतलब ये है
कि मार्केट डिमांड इतनी ज़्यादा है कि डिवीजन ए अपनी तमाम जितनी भी उसकी प्रोडक्शन है वो मार्केट में बेच सकता है, तो उसके पास कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है डिवीजन ए के पास। अब डिवीजन बी की बात करते हैं। डिवीजन बी would like to obtain 500 units of the product from division A. डिवीजन बी 500 यूनिट्स खरीदना चाहता है डिवीजन ए से। If division A does transfer some of its production internally rather than sell externally, then the savings in packing cost would be $1.5 per unit. What transfer price per unit should division A quote in order to maximize group profit? अच्छा, अगर ए डिविजनल इंटरनल ट्रांसफर करेगा और बाहर नहीं बेचेगा तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक सेविंग होगी कितने की, $1.5 की। अच्छा, अगर अब उसको सेविंग हो रही है इंटरनल ट्रांसफर से, एक फायदा ये हो रहा है कि इसकी एक पैकिंग कॉस्ट सेव हो रही है जिस जो कितनी है, जो कि $1.5 है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आप देखें पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में बात ये हुई है कि डिवीजन ए जो है वो एक्सटर्नल सेल करता है, अपनी तमाम प्रोडक्शन एक्सटर्नली सेल कर सकता है एट अ मार्केट प्राइस ऑफ $12। जाहिर सी बात है, जब डिवीजन ए के पास एक एक्सटर्नल मार्केट मौजूद है इस प्रोडक्ट की, तो डिवीजन ए $12 से कम में इस प्रोडक्ट को हरगिज किसी और को नहीं बेचेगा। तो एक तो बात ये हो गई कि डिवीजन ए जो है वो $12 से कम में नहीं बेचेगा। अच्छा, अब लेकिन अगर यहाँ पे क्या है कि अगर डिवीजन ए एक इंटरनल ट्रांसफर करता है तो इस पे एक उसकी सेविंग हो रही है $1.5 की, तो इस सेविंग को जो है डिवीजन ए लेस कर सकता है, अपनी मार्केट प्राइस में से लेस कर सकता है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा $10.5। $10.5 आंसर आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 185 का आंसर है $10.5। तो ए डिवीजन ए को डिवीजन ए कितने पे ट्रांसफर करेगा, यही ट्रांसफर प्राइस है। डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करेगा $10.5 पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 186 देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 186 में क्या है कि एक कंपनी है ऑक्सको, इसके दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी। डिवीजन ए एक कंपोनेंट बनाता है फॉर एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, जो ये डिवीजन बी को सेल कर सकता है, जो ये डिवीजन बी को सेल करता है। और इसकी कोई एक्सटर्नल सेल जो है ना, एक्सटर्नल सेल कोई इसकी डिवीजन ए की नहीं है। ये सोलली जो है ये कंप्लीटली डिवीजन बी के लिए काम करता है, डिवीजन ए। अब यहाँ पे क्या है कि डिवीजन बी को एक ऑफर आई है फ्रॉम द कोल्ड कंपनी, और ये बेचने के लिए, ये देने के लिए तैयार है कंपोनेंट कितने पे, $140 पर यूनिट पे। सवाल ये है कि क्या डिवीजन बी को एक्सटर्नली ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर डिवीजन बी एक्सटर्नल सप्लायर की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो डिवीजन ए जो है वो फिर बंद हो जाएगा। डिवीजन ए फिर किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ डिवीजन बी के लिए काम करता है। यानी कि एक तरह से क्या, डिवीजन बी को ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कंपोनेंट है जो डिवीजन बी खरीद रहा है डिवीजन ए से, क्या डिवीजन बी इसको आउटसोर्स कर दे, क्या कंपनी इसको आउटसोर्स कर दे और डिवीजन ए को बंद कर दे, ये हमें मालूम करना है इसके अंदर। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट जो है इस प्रोडक्ट को बनाने की, जो मार्जिनल कॉस्ट है, अच्छा अब हमें इस सवाल में क्या करना है कि हमें ग्रुप प्रॉफिट देखना है, हमें पूरे ग्रुप का प्रॉफिट देखना है, हमें किसी एक डिवीजन का प्रॉफिट नहीं देखना, हमें खाली डिवीजन ए का प्रॉफिट नहीं देखना, या हमें खाली डिवीजन बी का प्रॉफिट नहीं देखना। तो अच्छा, अब जो है ना, मिसाल के तौर पे ये एक ग्रुप है। अब आप एक बात को यहाँ पे जहन में रखें, एक ग्रुप है, इसके अंदर दो डिविजन्स है ए और बी, ये एक पूरा ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ग्रुप जो बाहर से कॉस्ट इनकर करेगा, वो इसकी असल कॉस्ट होगी, और जो बाहर से रेवेन्यू होगा ग्रुप को, ये इसका असल रेवेन्यू होगा, ये इसका असल जो पूरे ग्रुप, जो यानी कि पूरे ग्रुप पे असर अंदाज होगा, ये इसका असल रेवेन्यू होगा। अब यहाँ पे डिवीजन ए और डिवीजन बी के दरमियान ट्रांसफर होते हैं, इंटरनल ट्रांसफर्स होते हैं,
लेकिन इंटरनल ट्रांसफर जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने अपनी एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डाले। अगर आप इसको सोचें ग्रुप में इंटरनल ट्रांसफर हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ये चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक कंपनी ने अपने एक बैंक अकाउंट से पैसे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो इस सवाल में जो ट्रांसफर प्राइस है ये इररेलेवेंट है, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। आपको किसको कंसिडर करना है? जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं आप $100 की, और फिर आपको इसको कंसिडर करना है जो आपको एक्सटर्नल सप्लायर जो ऑफर कर रहा है। क्योंकि आप पेमेंट किसको करेंगे? आप पेमेंट अपने असल जो पेमेंट करेंगे, असल जो आप कॉस्ट इनकर करेंगे वो आप उस वक्त करेंगे जब आप एक्सटर्नल सप्लायर से आप कुछ खरीदेंगे। अच्छा चले फिर देखते हैं इसको, इस सवाल को देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? $100 है। टोटल प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द कंपोनेंट ईच ईयर इज 2200 यूनिट्स। स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए पर ईयर इज $10,000। ये डिवीजन ए की फिक्स कॉस्ट है। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं? 2200 है। और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? मार्जिनल कॉस्ट इन कंपोनेंट्स को बनाने की पर कंपोनेंट है $100। ठीक है। अच्छा, अब अगर डिवीजन ए बंद हो जाता है यहाँ पे, अब समझने की बात क्या है कि अगर डिवीजन ए जो है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, तो इसका जो है वो कंपनी पे क्या असर पड़ेगा? इसका कंपनी पर क्या असर पड़ेगा? कंपनी की कॉस्ट और रेवेन्यूज किस तरह से, ग्रुप के कॉस्ट और रेवेन्यूज इनफैक्ट किस तरह से अफेक्ट होंगे इफ डिवीजन ए शट्स डाउन, अगर डिवीजन ए बंद हो जाता है। अच्छा, अगर डिवीजन ए बंद हो जाता है तो हमें ये कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी, तो ये एक तरह की सेविंग होगी। सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, या बल्कि इसको पूरा लिखने के बजाय मैं ऐसा कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको पूरा लिखने के बजाय मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ कि जो सेविंग होगी डायरेक्ट इसको मैं खाली सेविंग लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़रा जगह कम है। मैं लिख देता हूँ सेविंग। सेविंग कितनी होगी? अगर डिवीजन ए बंद हो जाता है, डिवीजन ए बंद हो जाता है तो ये कॉस्ट हमें $100 वाली कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। तो $100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 2200 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 220,000। ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? 220,000 हो जाएगा, 220,000 हो जाएगा। अच्छा, अब एक जो है वो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। अब एक कॉस्ट ये इनकर करनी पड़ेगी कि जो हम बाहर से जो हम खरीदेंगे, जो एक्सटर्नल सप्लायर से जो हम खरीदेंगे, तो एक्सटर्नल सप्लायर की कॉस्ट, एक्सटर्नल सप्लायर की कॉस्ट कितनी होगी? $140 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 220 यूनिट्स। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 220 कितना हो जाएगा? 308,000। 308,000 ये कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस आएगा 88,000 कॉस्ट। 88,000 ये हमारी कॉस्ट आएगी। 88,000 कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी 88,000 से। अच्छा, डिवीजन ए को बंद करने से ये जो हमारी एक फिक्स कॉस्ट है इसको भी हम इनकर नहीं करेंगे, तो ये भी एक सेविंग हो जाएगी। इसको लिख देते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट सेव। तो आंसर आ रहा है 78,000 का हमें क्या होगा? हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 78,000 से। तो अगर हम डिवीजन ए को बंद करके एक्सटर्नल सप्लायर को आउटसोर्स कर देते हैं कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, तो इससे क्या होगा? हमें लॉस इनकर करना पड़ेगा। ये क्या है? ये एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। ये एक्चुअली इस सवाल में क्या है? इस सवाल में जो हमने किया, ये क्या किया? ये हमने एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जिससे हमें पता चला कि हमें if we shut down division A and we start getting our input from an external supplier, then what will happen? we will be incurring we will be incurring a loss of 78,000 in that case,
and our profits will decrease by this amount. So B is the correct answer. Okay then. Now let's move forward. 192 क्वेश्चन नंबर है मेरे पास अब 192। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, ये जरा समझने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 192। अच्छा, डिवीजन ए हैज लिमिटेड स्किल लेबर एंड इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी मेकिंग प्रोडक्ट वाई। डिवीजन ए का जो स्किल्ड लेबर है वो लिमिटेड है, स्किल्ड लेबर की सप्लाई डिवीजन ए के लिए लिमिटेड है, फुल कैपेसिटी पे ये डिवीजन ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब है कि डिवीजन ए हैज नो स्पेयर कैपेसिटी एंड करंटली द डिवीजन इज मेकिंग प्रोडक्ट वाई। It has been asked to supply a different product X to division B. अब क्या है कि डिवीजन ए को ए से कहा गया है कि आप अपना आउटपुट जो है वो डिवीजन बी को सप्लाई करें, डिवीजन बी को सप्लाई करें और क्या बनाएं, आप प्रोडक्ट एक्स बनाएं, प्रोडक्ट वाई नहीं बल्कि प्रोडक्ट एक्स बनाएं। Division B currently sources this product externally for $700 per unit. The same grade of material and labor is used in both products. The cost card for each products are shown below. अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मसला ये है कि मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज में क्या होती है, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट होती है, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें और अगर आप अभी करंटली जो है प्रोडक्ट डिवीजन ए क्या बना रहा है, डिवीजन ए बना रहा है प्रोडक्ट वाई। तो प्रोडक्ट वाई का अगर आप कंट्रीब्यूशन निकालें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फ्रॉम वाई, ये कितना आएगा, ये आएगा 600 और इसके अंदर से जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मैं लेस कर दूंगा। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 200 मटेरियल की है और लेबर की कितनी है 80। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया इसका कितना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया $320। ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट लेबर पर आवर जो है वो कितना है $20 है। ठीक है, और टोटल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है $80, यानी कि 1 घंटे का जो ले रहा है लेबर वो $20 ले रहा है और प्रोडक्ट वाई पे कितने लग रहे हैं, 80 टोटल लग रहे हैं। तो इसमें अगर हम निकालना चाहें नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स प्रोडक्ट वाई के, कैसे निकालेंगे, 80 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 4 आवर्स आ रहे हैं लेबर के। प्रोडक्ट वाई पे कितने लग रहे हैं, 4 आवर्स लग रहे हैं लेबर के। इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, लेबर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है हमारा, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर अगर हम निकालें तो ये बनेगा $320 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा $80। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर हो जाएगा हमारा $80। इसका मतलब ये है कि एक लेबर आवर से, मैं फिर समझा रहा हूँ, मैं अब मेरी बात आप गौर से सुनिएगा कि एक लेबर आवर से, एक जो लेबर आवर लग रहा है वाई पे, उससे जो कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा है वो कितना है, वो $80 है। तो अगर हम वाई की प्रोडक्शन रोकेंगे तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी पर लेबर आवर वो कितनी होगी, वो $80 होगी। ठीक है, अब आप देखें कि एक्स में जो है वो कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं, एक्स की जो टोटल लेबर कॉस्ट है वो 120 है। तो 120 को अगर मैं इसी तरह 120 को डिवाइड कर दूं 20 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 6 लेबर आवर्स आ जाएंगे। तो वाई पे जो ये जो कॉस्ट लग रही है, ये जो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन है, एक्स के लिए जो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन बनेगा वो कितना बनेगा,
कितना होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन या मार्जिनल कॉस्ट, वो सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए इसकी कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन की? 6 घंटे लग रहे हैं एक्स पे, ठीक है। अब हम वाई को छोड़ के एक्स बना रहे हैं, वाई को छोड़ के एक्स बना रहे हैं, और वाई में वाई का जो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर था वो $80 था, यानी कि हर 1 घंटा जो लेबर का वाई पे लग रहा था उससे कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा था? $80, $80 कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा था, ठीक है। अब इस $80 हर लेबर आवर के लिए हमने कितने $80 छोड़े। अब ये लेबर आवर हम एक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस $80 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि 6 आवर्स जो हैं वो कितने हैं, क्योंकि 6 आवर्स हमारे लग रहे हैं पर यूनिट एक्स पे, तो टोटल ये हो जाएगा 480। तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी किसकी? प्रोडक्ट एक्स की। मार्जिनल कॉस्ट इतना मसला नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट हम निकाल लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट एक्स की क्या है? 150 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 270। 270 में हम ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 480 ऐड करेंगे जो हमने निकाली अभी प्रोडक्ट एक्स के लिए। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? वो आएगा 750। वो आएगा हमारे पास 270 प्लस 480 इज इक्वल्स टू 750। अच्छा, 750 इसका मतलब है बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 192 का जो आंसर है वो क्या है? वो है बी, ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Division B of a company. Look at question number 193. Division B of a company makes units which are then transferred to other divisions. The division has no spare capacity. Division के पास कोई spare capacity नहीं है, और division जो है वो कंपनी की दूसरे divisions के लिए काम करती है। अच्छा, which of the following statements regarding the minimum transfer price that will encourage the divisional manager of B to transfer units to other divisions is or are true? इन दोनों में से वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं या वो कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, जो सही है। और फिर ये कहना चाह रहा है कि इन दो स्टेटमेंट्स में आप बताएं कि वो कौन सी कंडीशन है जो डिविजनल मैनेजर को इनकरेज करेगी, जिसकी वजह से डिविजनल मैनेजर चाहेगा कि वो अपने यूनिट्स दूसरे डिविजन्स को ट्रांसफर कर दे। एनी प्राइस अबव वेरिएबल कॉस्ट विल जनरेट अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड विल देयरफॉर बी एक्सेप्टेड। ये कहना चाह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा कोई भी कीमत, मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा कोई भी कीमत होगी तो वो अपना आउटपुट जो है वो दूसरे डिविजन्स को सेल कर देगा। क्या ऐसा है? मैंने एक बात आपको बताई कि अगर कहीं और, मिसाल के तौर पे ये वह वाली बात है कि आप अपने कज़न को, आपका कज़न आपसे गाड़ी मांग रहा है, आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, वो आपका कज़न कहता है कि मुझे ये गाड़ी 5 लाख में बेच दो, जबकि आपको एक्सटर्नल मार्केट में उसके 7 लाख मिल रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आप अपनी गाड़ी अपने कज़न को 6 लाख में बेच दें या 5 लाख में बेच दें, सिर्फ इस वजह से कि आपके जो जो है वो बिल्कुल इसी तरह इसकी, चलें इसको और मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह आप इसको यूँ समझ लें कि आप एक चीज़ बना रहे हैं जिसकी कॉस्ट आपको आ रही है 10 रुपीज़। लेट से आपको कॉस्ट जो पड़ रही है $10 पड़ रही है, तो 10 रुपीज़ पड़ रही है। आपको एक जगह से ऑफर आती है कि हम ये चीज़ $15 की खरीद लेंगे, $15 की खरीद लेंगे। एक दूसरी जगह से आपको ऑफर आती है, लेट से आपका कज़न, आपको कोई, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, आपको ऑफर देता है $13 की, तो क्या आप चाहेंगे उसको $13 का देना? नहीं। प्रॉफिट तो $13 में भी हो रहा है, प्रॉफिट $15 में भी हो रहा है, लेकिन जो बेहतर ऑफर है आप उसको देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये फॉल्स है।
ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। जो प्राइस होनी चाहिए वो द प्राइस शुड रिफ्लेक्ट मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जवाब इसका क्या है कि द प्राइस शुड रिफ्लेक्ट मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द डिवीजन विल नीड टू गिव अप अ यूनिट सोल्ड एक्सटर्नली इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रांसफर। अब ये बोल रहा है कि ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन है ये जब जब कोई ट्रांसफर करेगी, विल नीड टू, जब जब कोई ट्रांसफर करेगी, इंटरनल ट्रांसफर करेगी, तो उससे क्या होगा कि उसको अपना एक्सटर्नल जो सेल है, अपनी एक्सटर्नल सेल छोड़नी पड़ेगी। अपनी जो एक्सटर्नल सेल है, मिसाल के तौर पे डिवीजन जो है बाहर बेच सकता है $20 का, $20 का मार्केट प्राइस है इसकी, एक यूनिट बाहर बेच सकता है मार्केट में, बाहर बेच सकता है $20 का, ये एक्सटर्नल प्राइस है। इंटरनल ट्रांसफर करेगा तो उसको यूनिट अपना जो वो बाहर बेच रहा है ये यूनिट उसको छोड़ना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो कम अज कम जो है ना वो ये प्राइस चार्ज करेगा। एक मिसाल दे रहा हूँ, कि बाहर वो कंपनी से बाहर जो है, ग्रुप से बाहर अपना आउटपुट बेच सकता है। तो जब वो बाहर बेच सकता है तो वो जितने में बाहर बेचेगा, या जो उसको प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो उसको मार्केट में प्राइस ऑफर हो रही होगी, वो उससे कम में नहीं बेचेगा। दिस इज ओनली वर्थ वाइल This is only worthwhile if the income of a transfer is greater than the net income of an external sale। अब ये वही बात कह रहा है कि ये उसी सूरत में इंटरनल ट्रांसफर जो है वो उसी सूरत में ज्यादा बेहतर है जब वो एक्सटर्नल सेल से ज्यादा पैसे दे, जब वो एक्सटर्नल सेल से ज्यादा पैसे दे। ये कहना चाह रहा है कि अगर मार्केट प्राइस एक्सटर्नल सेल जो है वो 20 की कर रहा है, तो 20 से ज्यादा अगर इंटरनल ट्रांसफर उसको इंटरनल डिवीजन पैसे देगा तो ही वो जो है डिवीजन बी का जो मैनेजर है वो उसको बेचना चाहेगा। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है इसकी, ये बात इसकी जो है वो सही है, ये बात हम इसकी सही मान रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 2 जो है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया बी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, इसके अंदर मेरा जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट से वो नहीं है, इंटरेक्शन मेरा स्टूडेंट से नहीं है। अब इसमें ना मसला ये है, इसमें मसला ये है कि हो सकता है कि जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे आपके जहन में सवाल आ रहे हैं, बट यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी। आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास मौका नहीं है कि आप मुझसे पलट के सवाल पूछ सकें। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि लाइव ऑनलाइन सेशंस आर डू हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस डू हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट्स नॉर्मली जो है वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतना रेडी नहीं होते, लेकिन मेरा ख्याल है कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस डू हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस की भी अपनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा खैर, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि TMPLC एक कंपनी है जो कंपोनेंट्स बना रही है, विच इट सेल्स इंटरनली टू इट्स सब्सिडरी, जो इंटरनली ये अपनी सब्सिडरी को बेचती है, एज वेल एज टू इट्स ओन एक्सटर्नल मार्केट। इंटरनल ट्रांसफर भी करती है और इसकी एक्सटर्नल मार्केट भी है। एक्सटर्नल मार्केट में जो इसको प्राइस मिल रही है वो कितनी है? एक्सटर्नल मार्केट में इसको प्राइस मिल रही है $24, ठीक है, विच यील्ड्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 40% ऑफ सेल। इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि $24 की इसकी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, इसमें से इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% है, कंट्रीब्यूशन 40% है, 24 का 40% कितना हो जाएगा? और बाकी जो है ना, बाकी क्या बची? बाकी इसकी बची मार्जिनल कॉस्ट। बाकी क्या बची? बाकी मार्जिनल कॉस्ट। 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 60% इसकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, 60% इसकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट इसकी निकाल लेते हैं, कितनी है? 24 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 14.4 है इसकी मार्जिनल कॉस्ट। कितनी है जनाब? 14.4 है इसकी मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, 40% मल्टीप्लाई बाय 24, 40% मल्टीप्लाई बाय 24, 9.6 इसका जो है वो कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब ये बात कहना चाह रहा है कि अब ये बात ये कहना चाह रहा है यहाँ पे आखिर में ये बोल रहा है
For external sales, variable costs include $1.5 per unit for distribution cost, which are not incurred on internal sale. जब ये इंटरनल सेल करता है तो इसकी एक सेविंग होती है $1.5 पर यूनिट की। आखिर में ये कह रहा है टीएमपीएलसी हैज सफिशिएंट कैपेसिटी। टीएमपीएलसी जो सेलिंग डिवीजन है उसके पास सफिशिएंट कैपेसिटी है, यानी कि सेलिंग डिवीजन के पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है टू मीट ऑल ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल। द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज ग्रुप प्रॉफिट, और हमें ग्रुप का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। आप बताएं कि ट्रांसफर प्राइस कितनी होनी चाहिए, आप बताएं कि ट्रांसफर प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो मेरे भाई जब स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है तो सीधा सीधा हम मार्जिनल कॉस्ट को जो है वो ट्रांसफर प्राइस कंसिडर कर लेते हैं $14.4। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे इंटरनल सेविंग हो रही है 1.5 की, इसको हम लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये कितना बन जाएगा, ये $12.9 बन जाएगा, और यही इसका आंसर भी है। ये बन जाएगा $12.9 और ये इसका आंसर भी है। तो $12.9 इसका आंसर हो गया। अच्छा, तो ये तो कुछ एमसीक्यूज थे ट्रांसफर प्राइसिंग के। अब ट्रांसफर प्राइसिंग का मसला ये है कि ये एक मुश्किल टॉपिक है। मुझे जितनी क्वेरीज आई हैं स्टूडेंट्स के पास से, ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ट्रांसफर प्राइसिंग is one of the most difficult areas of strategic management accounting or management accounting syllabus. So I decided to create this video. अच्छा, अब इस वीडियो से आपको 100% मेरा ख्याल है कि 100% हो सकता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। बहरहाल मैंने इसी वजह से मैं एम्फेसाइज करता हूँ, बार बार मैं एम्फेसाइज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस को इम्पोर्टेंस दें। Thank you very much. Again, I am emphasizing before leaving that students should give importance to live online classes as well as recorded lectures. Again and again, I am emphasizing. So thank you very much. Thanks for watching. It was Mueed Ahmed Siddiqui, and when we will meet in the next video, I will try to give my best. I will try to do as much as I can to bring the best out of you, to give the best from myself. Thank you very much. Thanks for watching.